नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की क्लासेज में। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाड़ौती के चौहान वंश के बारे में। और साथियों, हमने पुरानी क्लासों में डिस्कस किया था रणथंभौर चौहान वंश और जैसे कि अजमेर शकाम्बरी चौहान वंश, जालोर चौहान वंश के बारे में। साथियों, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जो कि हमारे लिए साथियों इंपॉर्टेंट होगी हाड़ौती क्षेत्र के बारे में, यानी कि हाड़ौती के चौहान वंश के बारे में। साथियों, मैंने आपके लिए हेडिंग यहाँ पर लगाई है हाड़ौती के चौहान। तो देखिए, आपको रिलेट करना साथियों हर चीज़ को, और साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप क्लास में आए हैं तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिए और एक बार अपनी नोटबुक में तैयार इसे कीजिए। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं हाड़ौती क्षेत्र से। देखिए साथियों, सबसे पहला हमारा होगा आज का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले वर्तमान के आते हैं, और साथियों तत्काल में कौन कौन सी जो रियासतें थी जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आया करती थी। तो साथियों, हाड़ौती के अंतर्गत तत्काल में जो हमारा वर्तमान का क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये क्षेत्र लगभग हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आया करते हैं साथियों। और साथियों, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन भी बन चुका है यहाँ से कि भाई हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा भाई कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो साथियों, ये 4 जिले लगभग जो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आया करते हैं। अब साथियों बात करते हैं इसके आगे की। तो देखिए साथियों, हाड़ौती क्षेत्र में सबसे पहले की बात होती है शुरुआत में, यानी कि महाभारत काल से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, महाभारत काल में यह क्षेत्र यानी कि जो हाड़ौती का क्षेत्र है यह मीणा जाति के अधीन रहा करता था। साथियों देखिए, यहाँ पर मीणा जाति का एक तरीके से आधिपत्य था, यानी कि उनका क्षेत्र इसे माना गया है महाभारत काल में। साथियों, अब आगे बात होती है कि भाई इस क्षेत्र में चौहान हाड़ा शाखा जो एक तरीके से इस क्षेत्र के चौहान हाड़ा शाखा के चौहान कहलाए। तो साथियों, यानी कि इस समय यानी कि महाभारत काल के पश्चात में जब मीणा जाति यहाँ पर निवास कर रही थी, तो साथियों उनके पश्चात में जब यहाँ पर जो चौहान शाखा का आगमन होता है, तो साथियों वो चौहान शाखा एक तरीके से हाड़ा चौहान शाखा कहलाती है। साथियों, हाड़ा चौहान शाखा यहाँ की जो एक तरीके से चौहान शाखा है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो भी एक तरीके से मान लीजिए इसमें कोई चौहान वंश बनेगा तो वो सारा अधीन इसके अंतर्गत आएगा। साथियों, यानी कि यहाँ पर लगभग हाड़ा चौहान शाखा के सारे शासक रहे हैं, हाड़ा चौहान शाखा का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। साथियों, हर चीज़ को हम यहाँ पर पूरे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। आज की क्लास में हम जानेंगे जैसे कि कोटा, बूंदी, अपने साथियों अन्य और भी जो शाखाएं होंगी चौहानों के बारे में, उन जो भी साथियों एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है, उनको यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए साथियों, हमने जाना कि भाई हाड़ौती चौहान शाखा यहाँ पर रही है, हाड़ा जो एक तरीके से चौहान शाखा यहाँ की मेन शाखा रही है। साथियों, अब बात करेंगे हम रिलेट करते हुए, हमने जाना हाड़ौती क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर मीणा जाति निवास करती थी महाभारत काल में। साथियों आगे जाना कि भाई यहाँ की जो एक तरीके से चौहान वंश की जो शाखा रही थी साथियों, वह रही थी हाड़ा चौहान शाखा। साथियों, एक तरीके से बेसिक डिटेल हमने हाड़ौती क्षेत्र के बारे में कवर करी है। अब इसी के पश्चात हम शुरुआत करते हैं बूंदी चौहान वंश के बारे में। तो देखिए साथियों, यहाँ पर बूंदी चौहान वंश हमारा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और साथियों सबसे पहले बात करेंगे बूंदी क्षेत्र के बारे में। हमने पहले बात करी थी हाड़ौती के बारे में, अब बात कर रहे हैं बूंदी के बारे में। साथियों, अब इसके बाद में हम पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत रूप से जो भी साथियों हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों टॉपिक बनता है, जो कि साथियों पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, पॉइंट ऑफ घटना बनती साथियों, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए। आइए साथियों रिलेट करते हैं इस क्लास को, बनाते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने देखा है भाई अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा शहर, जो एक तरीके से पूर्व में साथियों बूंदा मीणा शासक के अधीन रहा करता था। तो साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि भाई अरावली पर्वतमाला की गोद में। तो देखिए साथियों, आपको रिलेट करना है कि भाई यह शहर है जो कि बूंदी जिला साथियों वर्तमान में है हमारा, तो यह कहाँ पर बसा हुआ है, तो साथियों ये अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। तो साथियों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई ये पहाड़ी क्षेत्रों में बना हुआ जिला है, राजस्थान के अंतर्गत अवस्थित है साथियों, और यह अरावली पर्वतमाला के अधीन रहता है साथियों, इसकी गोद में रहता है। तो देखिए बसा हुआ यह शहर पूर्व में साथियों यानी कि प्राचीन काल में बूंदा मीणा शासक जो एक शासक है तो उसके अधीन रहता था। साथियों बूंदा मीणा देखिए यहाँ पर शासक का नाम है, तो अब इसे रिलेट करेंगे, आगे के बारे में साथियों बात करेंगे। तो बूंदा मीणा शासक के अधीन तथा इसका नाम भी बूंदा मीणा के नाम पर ही रखा गया। तो साथियों इसके शासक जो कि बूंदा मीणा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बूंदी रखा गया है। तो साथियों आपको जानकारी कवर हुई होगी, और मेरी आशा साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको हर जानकारी प्रोवाइड करी है, हर जानकारी साथियों मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों बूंदा मीणा जो कि इसके शासक थे प्राचीन काल में, उसी के नाम पर जो बूंदी क्षेत्र का नामांकन किया गया है। साथियों अब आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इस वंश की स्थापना के बारे में साथियों। तो देखिए बूंदी के अंदर जो हाड़ा चौहान शाखा साथियों स्थापित हुई थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी साथियों। तो देखिए साथियों आपको लिखा हुआ है मैंने यहाँ की 1241 ईस्वी में देवी सिंह चौहान के द्वारा साथियों जेता मीणा जो कि तत्काल में यहाँ का शासक था साथियों, जेता मीणा को पराजित कर चौहान शाखा स्थापित करी गई। तो साथियों आपको जानकारी कवर हो चुकी होगी कि 1241 ईस्वी में
जो हमारा देवी सिंह मेड़ा साथियों, देवी सिंह चौहान साथियों, मेड़ा नहीं, देवी सिंह चौहान साथियों, आपको कहीं कहीं जगह इसे देवा भी नाम देखने को मिलेगा कि भाई देवा चौहान, तो आपको दोनों ही चीज़ें एक ही माननी है साथियों, देवी सिंह मेड़ा और देवा चौहान दोनों एक ही व्यक्ति साथियों। तो साथियों देवी सिंह चौहान और देवा चौहान साथियों, माफ़ कीजिएगा मैंने मेड़ा फिर से बोल दिया, तो देवी सिंह चौहान और देवा चौहान दोनों चीज़ें एक ही है के द्वारा जेता मेड़ा साथियों यहाँ पर स्थानीय शासक हुआ करता था तत्काल में साथियों, तो उसके नाम पर यानी कि उसे पराजित कर इस चौहान शाखा की स्थापना करी गई है। साथियों शाखा कौन सी है, तो यह हाड़ौती की चौहान शाखा यानी कि हाड़ा चौहान शाखा। आपको रिलेट करना साथियों हर चीज़ को, और हर चीज़ को समझते हुए यहाँ से साथियों अपने दिमाग में उतारते हुए और नोटबुक में साथियों इसे उतारते चलिए। अब देखिए साथियों, अब आगे बात होती है कि भाई पराजित कर चौहान शाखा की स्थापना करी। अब साथियों चौहान शाखा की स्थापना हो चुकी है। अब बात करेंगे हम जो एक तरीके से साथियों इसमें बहुत सारे शासक आए हैं, सारे शासकों के बारे में साथियों डिटेल जानकारी लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि साथियों कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बनती इनके बारे में। हमने साथियों जहाँ पर वो जो एक तरीके से मोस्ट साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उन्हें यहाँ पर स्थान दिया है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे साथियों। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात होती है कि भाई देवी सिंह के पौत्र जेत्र सिंह ने कोटा पर विजय प्राप्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। साथियों देखिए यानी कि आप कह सकते हो कि भाई बूंदी जो कि वंश था साथियों, राजवंश, इसकी जो एक तरीके से राजधानी कौन सी थी, तो साथियों इसकी राजधानी थी कोटा। तो साथियों तत्काल में कोटा पर विजय किसकी प्राप्त करी थी, किसने प्राप्त करी, तो जेत्र सिंह के द्वारा प्राप्त करी थी। साथियों जेत्र सिंह कौन है, तो यह है देवी सिंह जो कि साथियों इस वंश का संस्थापक है, उसका पौत्र है साथियों। पौत्र का मतलब उसके बेटे का भी बेटा है। तो साथियों देवी सिंह के बेटे यानी कि उसके पौत्र के द्वारा कोटा पर विजय प्राप्त करके इसे अपनी राजधानी बनाया गया था। तो साथियों मैं आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा पूरी डिटेल मैंने जो आपको प्रोवाइड करी है। तो देखिए साथियों कि भाई कोटा पर विजय प्राप्त करी, तो साथियों कोटा पर विजय प्राप्त करी तो यह तत्काल में किसके अधीन था, तो साथियों ये कौटिल्या भील साथियों, भील जाति आपको पता है राजस्थान में होती है, तो कौटिल्या भील कोटिल्या साथियों, कोटिया भी हो सकता है, कौटिल्या भी हो सकता है, आपको कहीं कहीं अलग अलग किताबों में आपको इसका अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, कौटिल्या कोटिया साथियों एक ही चीज़ है। तो इसके अधीन यह क्षेत्र रहा करता था। कौन सा क्षेत्र साथियों, तो कोटा क्षेत्र। तो इस पर साथियों यानी कि इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ होगा जेत्र सिंह और कौटिल्या या फिर कोटिया के बीच में साथियों। फिर पश्चात में उसे विजय प्राप्त हुई, किसे प्राप्त हुई, तो जेत्र सिंह को विजय प्राप्त हुई। साथियों जेत्र सिंह ने विजय प्राप्ति के पश्चात में कोटा क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि बूंदी राजवंश की राजधानी कोटा क्षेत्र बना। साथियों अब आगे बात करेंगे अगले शासक के बारे में। तो देखिए साथियों मैंने लिखा है भाई प्रतापी शासक बरसिंह हाड़ा ने मेवाड़ के राणा लाखा को पराजित कर बूंदी पराजित किया। साथियों देखिए यहाँ पर एक चीज कवर होती है कि भाई बरसिंह हाड़ा साथियों इंपोर्टेंट शासक है जो कि राणा लाखा जैसे शासक को भी पराजित करता है। तो साथियों बरसिंह हाड़ा ने मेवाड़ के राणा लाखा को पराजित कर किया था। साथियों अब आगे बात होती है तथा तारागढ़ का निर्माण करवाया। साथियों निर्माण कब करवाया, तो साथियों आप कह सकते हैं भाई 1354 ईस्वी में तारागढ़ का निर्माण करवाया था। साथियों तारागढ़ हमारे राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं, एक तो अजमेर में है और साथियों एक है बूंदी में है। साथियों इसके तो देखिए बूंदी का जो तारागढ़ साथियों है तो इसका निर्माण किसने करवाया था, साथियों इसका निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा के द्वारा। साथियों बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा। देखिए इनका निर्माण यह है एक तरीके से इसके आधुनिक निर्माता हैं साथियों, इसके पूर्वजों के द्वारा साथियों, यानी कि इसी वंश में जो बड़े बड़े शासक होते हैं साथियों उन्हीं के द्वारा एक तरीके से एक साथियों पहाड़ी है वहाँ पर, तो उस पहाड़ी पर साथियों नॉर्मल सा एक मकान या फिर एक दुर्ग बनवाया था। साथियों पश्चात में जब इनका काल आया था बरसिंह हाड़ा का, तो वो दुर्ग एक तरीके से एक टीले के तौर पर तब्दील हो चुका था। साथियों बरसिंह हाड़ा ने उसी टीले के ऊपर नए दुर्ग का निर्माण करवाया, तो साथियों इसीलिए उसे तारागढ़ का नाम दिया गया और साथियों इन्हें इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। तो साथियों आपको अगर एग्जाम में मिले कि भाई निर्माण निर्माता और साथियों ऑप्शन में अगर बरसिंह हाड़ा ही हो तो आपको यह आंसर करना होगा। साथियों अगर बात होती है आधुनिक निर्माता की तो आधुनिक निर्माता भी यही है। तो साथियों आधुनिक निर्माता भी यही है और निर्माणकर्ता भी यही है, आप इसे रिलेट कीजिएगा। और साथियों कब निर्माण करवाया था इन्होंने निर्माण करवाया था 1354 ईस्वी में। साथियों राणा लाखा को भी इन्हीं के द्वारा पराजित किया गया था। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट बात है साथियों, आप इसे नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। मैंने आपके लिए साथियों हर जो एक तरीके से जो मोस्ट साथियों इंपोर्टेंट चीज़ें बनती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, एग्जाम की दृष्टि से साथियों, तो उन सभी को मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखकर तैयार किया है। साथियों अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जहांगीर के बारे में बात भी होगी साथियों। तो जहांगीर ने राव रतन सिंह को सरबुंजन राय और साथियों राम राज्य की संज्ञा या फिर उपाधि प्रदान करी थी। साथियों देखिए जहांगीर के बारे में बात हो रही है, यानी कि जहांगीर के काल तक हम पहुंच चुके हैं साथियों। राव रतन सिंह साथियों तत्काल में यहाँ का शासक था राव रतन सिंह, तो उसे जहांगीर के द्वारा सरबुंज राय साथियों सरबुंज राय और जो सेकंड उपाधि साथियों वह है रामराज। तो साथियों 2 उपाधियां इसके द्वारा दी गई थी जहांगीर के द्वारा राम रतन सिंह को। तो साथियों राव रतन सिंह को माफ कीजिएगा, तो राव रतन सिंह को सरबुंज राय और राम राज की उपाधि प्रदान करी गई थी। साथियों एग्जाम में अगर बने आपको तो क्वेश्चन को आपको सही टिक करना होगा। तो देखिए मैंने आपके लिए 2 उपाधियों के क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए हैं कि भाई
राव रतन सिंह को जहांगीर के द्वारा 2 उपाधियां प्रदान करी गई थी साथियों। तो कौन सी थी? सरभुज राय और साथियों राम राज्य उपाधि। तो देखिए साथियों, इस तरह से हमने कवर किया है। अब आगे बात करते हैं साथियों इस वंश के अन्य शासकों के बारे में। तो देखिए साथियों, 1569 में सुरजन सिंह हाड़ा का काल आता है और साथियों सुरजन सिंह हाड़ा और अकबर के मध्य में छोटा मोटा संघर्ष होता है। और साथियों पश्चात में जो सुरजन सिंह हाड़ा है साथियों, तो यह क्या करते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो सारा का सारा मटेरियल है साथियों, सारा का सारा साम्राज्य है वो अकबर के अधीन चला जाता है साथियों। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक जो मेन चीज बनती है तारागढ़ दुर्ग। तो साथियों तारागढ़ दुर्ग एक तरीके से जो अकबर के अधीन चला गया है, पूरा का पूरा साम्राज्य अकबर के अधीन चला गया है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सर्जन हाड़ा के काल के अंतर्गत जो कि एक तरीके से पूरा बूंदी शासन था, या फिर बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है साथियों, वह मुगलों के अधीन चला गया था। साथियों अब आगे बात करते हैं शासक भाव सिंह। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है शासक भाव सिंह का काल बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो साथियों देख सकते हैं कि भाई शासक जो भाव सिंह है, इनका जो काल है तो वो बूंदी चित्रकला का एक तरीके से स्वर्णिम काल कहलाया है। साथियों यानी कि इस काल के अंतर्गत, इनके काल के अंतर्गत जो चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। साथियों चित्रकला की क्लास जब हम लेंगे आर्ट एंड कल्चर में, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास में इसको डिस्कस करना साथियों औचित्यपूर्ण नहीं होगा। साथियों आगे बात करते हैं शासक राम सिंह हाड़ा के बारे में। तो देखिए साथियों, इन लोगों ने चित्रकला का विकास किया। अब साथियों यहाँ पर इन्होंने समाज की जो कुरीतियाँ थी, प्रथाएं थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। साथियों प्रथाएं नहीं, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोला है, कि भाई जो कुप्रथाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। साथियों राम सिंह हाड़ा, शासक राम सिंह हाड़ा का साथियों काल आता है तो उन्होंने डायन प्रथा और साथियों कन्या वध प्रथा पर रोक लगाई। तो साथियों बहुत ही बेहतरीन कार्य इनके द्वारा किया गया था। साथियों इसी प्रकार के कार्य भारत में अंग्रेजों के द्वारा भी करे गए थे साथियों। इसीलिए अंग्रेजों के कई तो लोग समर्थक भी हैं और कई लोग उनके अगेंस्ट में भी हैं। यानी कि साथियों अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते होते साथियों, तो हमारे समाज में आज भी कई सारी ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं साथियों, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा साथियों है वह शायद इतनी नहीं पनपती। साथियों आइए वापस से रिलेट करते हैं आज की क्लास से। देखिए मैंने आपको बताया भाई शासक राम सिंह हाड़ा के काल में बूंदी क्षेत्र में या फिर बूंदी राजवंश में साथियों जो डायन प्रथा थी मौजूद थी साथियों, डायन प्रथा जो कि साथियों आज भी करीब ग्रामीण हिस्सों में साथियों मौजूद है। साथियों कन्यावध प्रथा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और पूरा राजस्थान ही नहीं साथियों, पूरे भारत में इस एक तरीके से जो इस प्रथा से पूरा भारत गूंज रहा है साथियों, एक तरह से जूझ रहा है। इसका परिणाम साथियों हमें आने वाले दिनों में और भी खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा। साथियों आपको देखने को मिलता है कि भाई हर राज्य का लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा घट रहा है। तो साथियों सारी चीज़ें इसी से रिलेट होती है। कन्यावध प्रथा पर इनके द्वारा रोक लगाई गई थी साथियों। अब बात होती है साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों चीज़ है कि भाई भारत में या फिर माफ कीजिए राजस्थान में मराठाओं का आक्रमण। साथियों आक्रमण तो कहना गलत होगा, कि भाई आगमन कहेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो साथियों आइए रिलेट करते हैं। देखिए साथियों इसी वंश का शासक हुआ है बुद्ध सिंह हाड़ा। तो साथियों देखिए बुद्ध सिंह हाड़ा की जो रानी थी कछावा रानी। साथियों ये कछावा वंश की रानी थी तो इसीलिए इन्हें कछावा रानी मैंने कहा है। तो साथियों बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी कछावा रानी आनंद कंवरी। साथियों इनका नाम आनंद कंवरी, आप इसे नोट कीजिए। देखिए साथियों आनंद कंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में सर्वप्रथम राज्य में मराठा सरदार हलकोर को बुलाया था। साथियों मराठा सरदार हलकोर को आमंत्रित किया था या फिर बुलाया था। देखिए साथियों यहाँ पर एक तरीके से परिवार की आंतरिक कलह से सुलझने के लिए जो साथियों रानी थी आनंद कंवरी, वह जो मराठा सरदार साथियों हलकोर नाम से, जो कि बहुत ही साथियों इतिहास में फेमस भी हैं, उनके बारे में कभी जानकारी हम लेंगे साथियों आगे की क्लासों में। तो देखिए साथियों आनंद कंवरी ने मराठा सरदार हलकोर को आमंत्रित किया कि भाई आप आइए और हमारे पारिवारिक मामलों में सुलझावड़ा कराइए, यानी कि उनके बीच में आपसी सामंजस्य बनवाइए। तो साथियों इस तरीके से एक परिवार की आंतरिक कलह को बाहर ले जाना जो कि आनंद कंवरी के लिए साथियों बहुत ही गलत साबित होता है। पश्चात में साथियों इस चीज़ का उन्हें हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस जो एक तरीके से यह आमंत्रण था उनको मराठाओं को दिया गया, जो साथियों एक तरीके से दुष्परिणाम लाता है और साथियों इसके परिणाम इसी वंश को देखने को भी मिलेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई मराठाओं का सबसे पहले आगमन कब हुआ था राजस्थान में। तो एक इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन आपके लिए तैयार होता है। साथियों सर्वप्रथम राज्य में मराठाओं का आगमन एक तरीके से बुद्ध सिंह के काल में हुआ था। साथियों किसने उन्हें आमंत्रित किया? तो साथियों बुद्ध सिंह की रानी कछावा रानी जो कि आनंद कंवरी उसका नाम है, उसने आमंत्रित किया था। साथियों क्यों किया? तो उम्मेद सिंह साथियों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साथियों यह जो एक तरीके से साम्राज्य का बंटवारे का मामला था, तो इसमें साथियों जो आनंद कंवरी का पुत्र है उम्मेद सिंह, उसे साथियों साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो साथियों इस तरीके से आनंद कंवरी ने इस मामले में अड़ंगा बसाने के लिए मराठा सरदारों को आमंत्रित किया साथियों। तो मराठा सरदार के तौर पर हलकोर साथियों राजस्थान में आता है। साथियों वो हलकोर जब आकर देखता है कि राजस्थान बहुत ज़्यादा समृद्धशाली है साथियों, यहाँ पर बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं उनके विकास के लिए, तो साथियों वो यहाँ पर आते हैं और आए दिन साथियों उनके आक्रमण और उनकी जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं साथियों, उनकी लूटपाट होती है वह स्टार्ट होने लग जाती है। तो साथियों इस प्रकार से आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि भाई आपको देखने को मिलेगा कि भाई यह एक तरह से इनके लिए सरदर्द भी बन चुका था मराठा सरदार का जो आगमन। तो देखिए साल 1818 में बात करते हैं। साल 1818 में बूंदी शासक विष्णु सिंह ने मराठाओं से
रक्षा करने हेतु कंपनी से संधि भी करी थी साथियों। तो साथियों देखिए आपको परिणाम यहाँ पर अगली लाइन में ही देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से बुद्ध सिंह ने तो बुद्ध सिंह की रानी अनंत कौर ने तो इन्हें आमंत्रित किया था साथियों। अब देखिए साथियों साल 1818 टाइम आता है तो आपको देखने को मिल रहा है साथियों कि यहाँ पर बूंदी का शासक साथियों है विष्णु सिंह। तो देखिए विष्णु सिंह ने साथियों अपने काल के अंतर्गत जो एक तरीके से मराठाओं से निजात पाने के लिए या फिर मराठाओं से अपनी रक्षा करने के लिए कंपनी साथियों, कंपनी कौन सी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी साथियों आपको पता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी साथियों। यानी कि मराठाओं ने यहाँ पर तत्काल में तो एक तरीके से ये एक रक्षा की भावना से साथियों आए थे, सहयोग की भावना से आए थे, परंतु इन्हें अपार संभावनाएं लगी साथियों। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपार धन था, तो साथियों इस क्षेत्र में या फिर पूरा राजस्थान में साथियों एक तरीके से अपने लूटपाट, अपने आक्रमण, अपनी चोरी डकैती साथियों हमेशा करने लगे। तो साथियों इस चीज़ों से परेशान होकर अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु सिंह साथियों शासक था इस वंश का, तो उसने मराठाओं से संधि करी साथियों। कब करी, तो साल 1818 में करी साथियों। मराठाओं के बारे में हमने डिस्कस किया पहले की क्लासों में भी कि भाई मराठाओं से इतना परेशान हुआ था एक शासक जो कि जयपुर का शासक साथियों है, कछावा वंश का ही है, ईश्वरी सिंह उनका नाम है साथियों। तो वह मराठाओं के आक्रमण से या फिर मराठाओं से परेशान होकर एक तरीके से अपने जो महल साथियों, चंद्र महल सिटी पैलेस आप कह सकते हैं, कि उसके अंतर्गत उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो साथियों इस तरह की सारी जानकारियां मिलती है मराठाओं के बारे में। अब साथियों इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक तरीके से कंपनी के मध्य संधि हो चुकी है। अब साथियों टाइम आता है साल 1948 का साथियों। तारीख क्या है, तो 15 मार्च 1948 साथियों। देखिए एक तरीके से संयुक्त राजस्थान प्रथम साथियों इसका द्वितीय चरण होता है साथियों। तो ये इसके अंतर्गत साथियों बूंदी को राजस्थान में मिला लिया जाता है। तो साथियों एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई एकीकरण का दौर स्टार्ट हो चुका है राजस्थान में, और एकीकरण के दौर में साथियों अपने बूंदी को 15 मार्च 1948 को साथियों जब 9 रियासतें साथियों एक साथ इसमें शामिल होती हैं साथियों, यानी कि जो एक तरीके से संयुक्त राजस्थान साथियों इसका पार्ट आप कह सकते हैं संयुक्त राजस्थान पार्ट द्वितीय, यानी कि द्वितीय चरण में जब जो एक तरीके से 9 रियासतें साथियों एक साथ सम्मिलित होती है, तो उनमें से साथियों हमारी एक बूंदी भी थी। तो इस प्रकार से साथियों बूंदी का अंत होता है और ये राजस्थान में शामिल हो जाती है। अब साथियों बात करेंगे अगली चौहान शाखा के बारे में, यानी कि अगले चौहान वंश के बारे में। तो साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई चौहान वंश, माफ कीजिएगा कोटा वंश, कोटा का चौहान वंश साथियों, मैंने आपको गलत बोला, भाई कोटा का चौहान वंश के बारे में साथियों बात करेंगे। तो साथियों यह कोटा का चौहान वंश साथियों एक तरीके से आपको यहीं से रिलेट होगा, यानी कि साथियों ये एक तरीके से बूंदी की शाखा थी, इसमें से ही कोटा जो चौहान साथियों वंश है उसका निर्माण किया गया था साथियों। किसने करवाया, तो साथियों शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आप इसे भी नोट कीजिए साथियों। अगला वंश हमारा स्टार्ट हो चुका है साथियों, कोटा चौहान वंश। तो देखिए साथियों कोटा का चौहान वंश है, शाहजहां द्वारा साथियों 1631 में रतन सिंह साथियों इस वंश का शासक है, यानी कि बूंदी वंश का शासक है साथियों। बूंदी वंश का शासक था रतन सिंह। तो रतन सिंह के पुत्र राव माधव सिंह हाड़ा को साथियों पृथक रियासत कोटा देकर अलग कर दिया साथियों। इस प्रकार से कोटा अस्तित्व में आया था। तो साथियों आपको चीज़ें समझ में आई होगी, भाई शाहजहां का टाइम था और 1631 का टाइम है साथियों। शाहजहां क्या कर रहा है, तो रतन सिंह साथियों इस वंश का शासक है, यानी कि बड़े वाले वंश का, यानी कि बूंदी का शासक था। तो साथियों बूंदी के शासक का पुत्र था माधव सिंह। तो माधव सिंह को साथियों जो शाहजहां है वह एक तरीके से एक पृथक रियासत देगा साथियों। रियासत कौन सी थी, तो यानी कि जो बूंदी की साथियों जो राजधानी थी कोटा, तो उसे साथियों पृथक करता है बूंदी से और साथियों वो देता है माधव सिंह को। देखिए साथियों माधव सिंह को यह मिलती है, माधव सिंह हाड़ा का पूरा नाम है साथियों। तो माधव सिंह को पृथक एक तरीके से रियासत मिलती है साथियों, और इसी प्रकार से साथियों एक तरीके से कोटा अस्तित्व में आता है, यानी कि एक पृथक राज्य के तौर पर अस्तित्व में आता है। तो साथियों इस तरीके से कोटा की स्थापना होती है, इसमें एक तरीके से चौहान वंश की स्थापना होती है। अब साथियों बात करेंगे इसी वंश के अगले शासक की। तो देखिए मुकुंद सिंह हाड़ा साथियों, मुकुंद सिंह हाड़ा इसी कोटा वंश का एक प्रमुख शासक रहा है। तो उसके द्वारा साथियों एक तरीके से अबली मेणी का महल, यानी कि जो मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा अबली मेणी का महल का निर्माण करवाया गया था साथियों। ये चीज़ क्या है, तो साथियों एक तरीके से एक ये महल है अबली मेणी का महल। इसके बारे में हमने साथियों डिस्कस किया है महलों की क्लास में। अगर साथियों आप लिखेंगे भाई अपन ऑनलाइन स्टडी अबली मेणी का महल, तो साथियों आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। साथियों अबली मेणी का महल जो कि बनवाया था, किसने बनवाया, तो मुकुंद सिंह के द्वारा बनवाया था साथियों। अबली मेणी महल का एक उपनाम हमारे को देखने को मिलता है साथियों। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हाड़ौती का ताज साथियों। इसका नाम है हाड़ौती का ताज। तो देखिए साथियों इस तरह से जानकारियां कवर होती हैं। अब साथियों एक व्यक्ति बसते हैं हमारे झाला जालिम सिंह। तो साथियों झाला जालिम सिंह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि साथियों वो कोटा राजवंश से ही जुड़े हुए हैं और साथियों उनके द्वारा बहुत से कार्य जो कि कोटा राजवंश की सुरक्षा के लिए साथियों सुरक्षा की दृष्टि से किए गए थे। तो साथियों उन सभी कार्यों को हम यहाँ पर करते हुए डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, आप इसे नोट करते हुए, मेरी आशा होगी साथियों कि आप इसे नोट करते हुए भी चल रहे होंगे। तो प्लीज़ साथियों अगर नहीं किया है तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि साथियों आपको बहुत ही हेल्पफुल साथियों की क्लास होने वाली है। तो देखिए साथियों डिस्कस लिए। अब साथियों बात करते हैं झाला जालिम सिंह के बारे में। तो देखिए साथियों मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, यानी कि मैंने वहाँ पर जगह नहीं है, तो इसलिए हम झाला जालिम सिंह के बारे में इस तौर पर बात करेंगे।
साथियों झालम सिंह एक तरीके से इस वंश का यानी कि कोटा राजवंश का साथियों एक प्रशासक है, एक तरीके से साथियों कह सकते हैं गवर्नर हैं या फिर एक फौजदार हैं। तो साथियों एक तरीके से ये सारे उच्च पदों पर नियुक्त है और साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कोटा राजवंश के बारे में या फिर कोटा वंश के बारे में। तो साथियों इसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए आपको लिखना होगा झाला जालिम सिंह। साथियों इनका नाम है, पूरा नाम झाला जालिम सिंह इनका नाम है। तो झाला जालिम सिंह, साथियों झाला जालिम सिंह इनका पूरा नाम है। साथियों इनका टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड इनका बनता है हमारे लिए 1858 से लेकर, माफ कीजिएगा साथियों टाइम पीरियड में कंफ्यूजन है थोड़ा सा मुझे भी, तो आप इसे नोट की मत कीजिए साथियों। टाइम पीरियड हम आगे कभी कवर कर लेंगे क्वेश्चन सीरीज में साथियों। क्वेश्चन सीरीज जब चलेगी हमारे साथियों तो उसमें हम कवर कर लेंगे। साथियों झाला जालिम सिंह इसका नाम है, पूरा नाम। और देखिए साथियों ये कौन था, तो ये साथियों कोटा का प्रशासक था, एक फौजदार था। तो साथियों आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई यह है कोटा का प्रशासक व फौजदार। साथियों ये कोटा का प्रशासक है और फौजदार है। साथियों दो इंपॉर्टेंट पोस्टें से मिली हुई है। साथियों देखिए कहा जाता है कि भाई इसके मुगलों, पिंडारियों और जो मराठाओं के साथ में बहुत ही बेहतरीन संबंध थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मराठाओं ने, मुगलों ने, पिंडारियों ने कभी भी जो कोटा साथियों रियासत थी इसके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई इसके संबंध मराठाओं, मुगलों, पिंडारियों आदि से थे। इसका साथियों लाभ उसे मिलता है, यानी कि कोटा चौहान वंश को साथियों इसका लाभ मिलता है कि भाई एक तरीके से इन्होंने कभी भी इस पर आक्रमण नहीं किया था। साथियों इसे एक तरीके से जो अपने कोटा का दुर्गादास भी कह सकते हैं आप। इनका नाम रहा है कोटा का दुर्गादास। तो इनका साथियों उपनाम देख सकते हैं कि भाई कोटा का दुर्गादास। साथियों कोटा का दुर्गादास भी इन्हें कहा जाता है। साथियों आप लिख लीजिए कोष्टक में उपनाम इनका रहा है कोटा का दुर्गादास। तो साथियों जानकारी यहाँ पर इनके बारे में कवर होती है। तो देखिए साथियों एक तरीके से ये प्रशासक है। साथियों प्रशासक का मतलब होता है गवर्नर। साथियों फौजदार हैं, तो फौजदार का मतलब साथियों एक बड़ा अधिकारी कह सकते हैं आप इन्हें। तो फौजदार प्रशासक ये रहे थे अपने कोटा राज्य के। साथियों इसके अलावा जैसा डिटेल्स बनती हैं कि भाई इनके बारे में, इनके मराठाओं, मुगलों और साथियों पिंडारियों के साथ में इनके बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे। साथियों ये तत्काल में किशोर सिंह और उम्मेद सिंह के समकालीन भी आप इन्हें कह सकते हैं कि भाई इनके जब इनका साथियों टाइम था, यानी कि इनका जीवन काल में ये किन शासकों के अधीन रहे थे साथियों, तो आप कह सकते हैं कि भाई किशोर सिंह और उम्मेद सिंह साथियों दो इंपॉर्टेंट शासक हैं कोटा के राजवंश के बारे में। तो आप लिख सकते हैं कि भाई कोटा किशन सिंह, किशोर सिंह साथियों किशोर होगा किशोर सिंह व उम्मेद सिंह के समकालीन। साथियों किशोर सिंह और उम्मेद सिंह के समकालीन व्यक्ति हैं। तो साथियों इनके अधीन में रहकर इन्होंने बहुत सारे साथियों कार्य किए थे। और साथियों अब अंतिम बात होती है भाई कोटा के बारे में। तो देखिए कोटा ने कब एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी थी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई कोटा ने 1817 जो एक तरीके से दिसंबर का महीना है, तो झाला जालिम सिंह के द्वारा साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी जाती है। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई इन्होंने दिसंबर 1817 को कोटा की ओर से कंपनी के साथ संधि करी। साथियों कोटा के द्वारा कंपनी के साथ संधि करी गई है। कब करी गई है, तो दिसंबर 1817 को करी गई है साथियों। देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी है। साथियों अब बात करेंगे अगले राजवंश के बारे में, तो आप इसे नोट कीजिए। साथियों मिलते हैं आगे की क्लास में, देखिए किस तरह से हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट बनती है। तो साथियों आइए इसे नोट कीजिए आप एक बार के लिए पहले। तो साथियों आइए आगे अब डिस्कस करते हैं अन्य चौहान वंशों के बारे में या फिर अन्य चौहान शाखाओं के बारे में। तो साथियों देखिए आज हमने वापस से चुना है अगली शाखा के बारे में। तो नाडोल हमारी जो पहली शाखा साथियों हो रही है, नाडोल चौहान वंश। साथियों इस क्षेत्र में या फिर इस काल के बारे में या फिर इस चौहान शाखा के बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे साथियों कि भाई किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है, इसका वर्तमान क्षेत्र कौन सा होता है। साथियों एग्जाम में इसके जो वर्तमान क्षेत्र और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति के बारे में साथियों कई बार पूछा गया है। तो साथियों इसीलिए मैंने जो अन्य साथियों जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने की साथियों यहाँ पर कोशिश करी है। तो देखिए साथियों नाडोल चौहान वंश, साथियों शखाम्बरी नरेश वाकपति। साथियों देखिए शखाम्बरी जो अजमेर चौहान शाखा थी साथियों, शखाम्बरी अजमेर चौहान शाखा एक ही शाखा है। तो साथियों शखाम्बरी
नरेश वाकपति के पुत्र लक्ष्मण चौहान द्वारा साथियों इस शाखा की स्थापना करी गई थी। साथियों कब करी गई? तो 960 ईस्वी में करी गई। साथियों देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भाई यह कौन सी शाखा से संबंधित था? तो यह था हमारे शाकंभरी शाखा से। साथियों कौन था? तो लक्ष्मण चौहान था। और साथियों ये किसका पुत्र था? तो यह जो शाकंभरी नरेश था साथियों वाकपति का पुत्र था। साथियों 960 में इसके द्वारा स्थापना करी जाती है नाडोल शाखा की। साथियों देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि भाई इन्होंने चावड़ा राजपूतों पर विजय प्राप्त करके इसकी स्थापना करी थी। यानी कि साथियों जो नाडोल का क्षेत्र था तत्काल में यह चावड़ा राजपूतों के अधीन में आता था साथियों, परंतु इसके ऊपर नाडोल जो चौहान वंश थे साथियों, जो एक तरीके से वाकपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था साथियों, इसने इन राजपूतों के ऊपर विजय प्राप्त करी और साथियों पश्चात में यहाँ पर अपने नए वंश की स्थापना करी थी। साथियों बात करते हैं आगे की, तो देखिए साथियों यह शाखा एक तरीके से 1192-93 के मध्य में साथियों आकर यह एक तरीके से कमजोर पड़ जाती है। यानी कि साथियों लगभग अपनी स्थापना के कई सालों बाद में साथियों यह शाखा एक तरीके से कमजोर पड़ती है, इस पर दूसरे राज्यों का आधिपत्य होने लगता है। तो साथियों इस प्रकार से इन्होंने सोलंकियों की सत्ता स्वीकार कर ली थी। साथियों ये कौन है सोलंकी? सोलंकी हैं गुजरात के शासक साथियों। गुजरात के शासक सोलंकियों की सत्ता इन्होंने 1192-93 के मध्य में स्वीकार कर ली थी। साथियों अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए साथियों यह बात होती है 1205 की। साथियों सोलंकियों के अधीन तो ये चल गई थी, यानी कि कब गई थी? यह 1293 के मध्य में गई थी, 1292-93 के मध्य में। साथियों वापस से ये लौट कर आती है और ये जालोर शाखा में जाती है 1205 में। यानी कि साथियों ये जालोर की जो चौहान शाखा थी उसके अंतर्गत ये पूरी तरीके से साथियों सम्मिलित होती है। और कब होती है? तो 1205 में ये पूरी तरीके से साथियों जालोर शाखा में शामिल हो जाती है। साथियों बात करते हैं इसके वर्तमान क्षेत्र की, जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से साथियों। इसका वर्तमान क्षेत्र साथियों पाली का देसरी जिला जो कि पाली क्षेत्र का आता है साथियों। पाली जिले का देसरी गांव साथियों अब यूँ कहिए पाली जिले का देसरी गांव। साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवाया है। तो साथियों आपको मुझे आशा लग रही है कि मुझे उम्मीद है साथियों आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में से शेयर कीजिए। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झालावाड़ चौहान वंश के बारे में। साथियों देखिए हमने पढ़ा था भाई बूंदी चौहान वंश। साथियों बूंदी में से निकलकर आता है कोटा, और साथियों कोटा में से निकलकर आया है झालावाड़। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई बूंदी से निकलकर आया हमारा कोटा, तो अब कोटा से साथियों निकलकर आया है कौन सा निकला है साथियों? झालावाड़। साथियों हम डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में, दो के बारे में कर चुके हैं, अब तीसरा साथियों पॉइंट है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथियों हमने पढ़ा था भाई कोटा का प्रशासक कौन था? तो झाला जालिम सिंह कोटा का प्रशासक था। तो साथियों उसी से संबंधित यहाँ पर बात होगी वापस से एक बार। तो देखिए साथियों तत्काल में जब इसकी स्थापना हुई थी, वर्तमान में बात करें साथियों तत्काल की बात करते हैं, तो देखिए साथियों कोटा महाराव उमेद सिंह वह झाला जालिम सिंह के पोत्रों साथियों, यानी कि झाला जालिम सिंह जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अभी क्लास में कुछ समय पहले, तो झाला जालिम सिंह के जो साथियों पोत्र थे यानी कि उनके बेटे के बेटे, तो साथियों दो बेटे के बेटे हैं यानी कि राम सिंह है और मदन सिंह है, दो पोत्र हैं उनके साथियों दोनों पोत्रों के मध्य में और महाराव साथियों जो है उमेद सिंह, इनके मध्य में किसी बात को लेकर विवाद होता है। और साथियों इस विवाद को अंग्रेज जो शासक साथी होते हैं, अंग्रेज सरकार होती है, वह एक तरीके से पूरी तरीके से सह देती है साथियों, यानी कि इस विवाद का वो समर्थन करती है कि भाई यह विवाद होना चाहिए, यह चीज़ें जायज़ है, इनकी मांगे जायज़ हैं। तो साथियों दोनों व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? तो साथियों एक तरीके से ये पृथक रियासत बनाने की बात करते हैं और साथियों अंग्रेजों ने इस चीज़ का समर्थन किया कि भाई हाँ आपको पृथक रियासत बनानी चाहिए। साथियों इस प्रकार से एक पृथक रियासत बनाते हैं और कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 1837 ईस्वी के मध्य में। साथियों देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर डिटेल पूरी तरीके से कवर करी है और मैं आपको पूरी डिटेल में पूरी जानकारी साथियों उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में से शेयर कीजिए। साथियों आपके लिए आने वाले राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही बेनिफिटफुल होगी। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए 1837 में इस वर्ष की स्थापना होती है, यानी कि इस राज्य की स्थापना होती है। साथियों इस राज्य की स्थापना साथ में ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई झालावाड़ चौहान वंश की स्थापना भी तत्काल में ही हुई थी। साथियों ये झालावाड़ के बारे में और भी डिटेल बनती है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है झालावाड़ अंग्रेजों के द्वारा निर्मित अंतिम रियासत थी, यानी कि अंग्रेजों ने साथियों आपको पता है कि भाई फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया था। उन्होंने पूरे राजस्थान को साथियों टुकड़ों में विभाजित कर दिया था साथियों उनके द्वारा भी नहीं, कई राजपूत ऐसे भी थे जो कि शासक थे साथियों, वह भी चाहते थे कि भाई मेरा छोटा सा भी राज्य हो परंतु एक राज्य तो होना ही चाहिए। तो साथियों उनकी भी सोच ऐसी थी और वह भी अपने राज्य के टुकड़े करते थे साथियों। उस नीति का समर्थन अंग्रेजों ने भी किया, क्योंकि साथियों आपको पता है एक और एक बनते हैं 11 साथियों। जब तक शक्ति एक तरीके से संग्रहित है तो उसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल होता है साथियों। परंतु इस चीज़ को अंग्रेज समझ चुके थे और वह जानते थे कि भाई अगर इनके राज्य के टुकड़े कर देंगे, यानी कि इनका बंटवारा कर देंगे, तो यह एक तरीके से ये राज्य कमजोर पड़ जाएंगे और साथियों इसके पश्चात में अंग्रेजों को थोड़ी सुविधा होगी, यानी कि अपना राज्य फैलाने में या फिर अपना जो अधिकार जमाने में थोड़ी सुविधा होगी साथियों, एक तरीके से कमजोर पड़ जाएंगे। तो देखिए साथियों मैंने लिखा है ऊपर से कि भाई झालावाड़ अंग्रेजों के द्वारा निर्मित अंतिम रियासत थी। साथियों आगे जानकारी बनती है कि भाई इसकी तत्काल में राजधानी क्या थी? तत्काल में राजधानी थी इसकी झालर पाटन क्षेत्र।
साथियों झालरपाटन क्षेत्र तत्काल में झालावाड़ जो रियासत साथियों थी इसकी राजधानी हुआ करता था। साथियों 2 रियासतें हमारी कंप्लीट हुई है, नाडौल की चौहान शाखा, साथियों झालावाड़ का चौहान वंश, दोनों हमने कवर किया है। अब साथियों आज की क्लास में हमारा अंतिम जो राजवंश होगा साथियों सिरोही चौहान वंश। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों वंश है, इसके बारे में साथियों बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो कि हमारे को जाननी चाहिए साथियों, हर एग्जाम की दृष्टि से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरीके से बनता है। तो साथियों शुरुआत करते हैं इस बारे में। तो देखिए सिरोही चौहान वंश के बारे में साथियों डिटेल दे रहे हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे सिरोही के बारे में। साथियों सिरोही हमारा क्या चीज़ है, यह कहाँ पर स्थित है, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसकी स्थापना किस प्रकार से होती है, या फिर साथियों इसमें कौन सा वंश स्थापित होता है, सारी जानकारियाँ हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाई प्राचीन नाम आबुर्द प्रदेश। साथियों प्राचीन नाम इसका क्या मिलता है, हमारे को कई स्थानों पर देखने को मिलता है। साथियों इसका प्राचीन नाम हमारे को देखने को मिलता है आबुर्द प्रवेश। साथियों ये अरावली पर्वतमाला की एक तरीके से गोद में बसा हुआ यह भी एक तरीके से शहर है, एक पहाड़ी साथियों और एक तरीके से जिला है आप कह सकते हैं। अब साथियों कर्नल टाड़ के द्वारा साथियों इसका नाम दिया गया था शिवपुर। साथियों मैंने आपके 2 नाम लिखे हैं, कर्नल टाड़ के द्वारा शिवपुर और आबुर्द प्रदेश साथियों, जो कि एक तरीके से इसका प्राचीन नाम हमारे को देखने को मिलता है। साथियों आगे बात करेंगे यानी कि ये पूर्व में यानी कि आबुर्द प्रदेश साथियों प्रदेश सबसे जब इसका नाम था साथियों तो तत्काल में साथियों ये एक तरीके से चंद्रावत हो। साथियों चंद्रावत एक राजवंश है, इसकी साथियों राजधानी हुआ करता था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई यह स्थान पूर्व में चंद्रावतों की राजधानी हुआ करता था। साथियों आगे बात करते हैं कि भाई इस वंश में यानी कि इस वंश की स्थापना कब होती है। साथियों देखिए ये तो स्थान के बारे में हमने डिटेल करी है कि भाई यह पूर्व में चंद्रावतों की राजधानी थी, इसके प्राचीन नाम आबुर्द प्रदेश था और साथियों कर्नल टाड़ ने इसे शिवपुर कहा है। अब साथियों बात करेंगे हम चौहान वंश के बारे में यानी कि सिरोही चौहान वंश की स्थापना कब होती है, कौन करता है। तो साथियों 1113 ईस्वी में लुम्बा चौहान, देखिए साथियों एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है लुम्बा चौहान ने आबुर्द प्रदेश पर अधिकार कर इस वंश की स्थापना करी थी। साथियों देखिए लुम्बा चौहान एग्जाम में कई बार बना हुआ है कि भाई लुम्बा चौहान कौन था। तो साथियों ये एक तरीके से सिरोही चौहान वंश की शाखा का संस्थापक था लुम्बा चौहान। इसके द्वारा यहाँ पर आबुर्द प्रदेश पर अधिकार कर चंद्रावतों को पराजित कर साथियों इस वंश की स्थापना करी गई थी। साथियों डिटेल्स आगे का बढ़ती है तो देखिए मैंने आपके लिए साथियों स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हैं, यानी कि समय जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से साथियों मैंने जो इंपॉर्टेंट साथियों चीज़ें होती है इस वंश के बारे में उन सभी को कैचअप करते हुए यहाँ पर पेस्ट किया है। साथियों देखते हैं आगे के बारे में जानकारियाँ। तो देखिए साथियों मैंने लिखा है कि 1405 ईस्वी में साथियों इस वंश का शासक आता है शिवभान। तो साथियों मैंने लिखा है भाई शिवभान के द्वारा साथियों शासक शिवभान के द्वारा शिवपुरी नगर व सिरावा दुर्ग का निर्माण करवाया गया। साथियों देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आती है कि भाई 1405 में शासक शिवभान के द्वारा जो शिवपुरी नगर है और सिरावा दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया है। साथियों अब आगे बात होती है एक इंपॉर्टेंट चीज़ और साथियों और भी निकल कर आती है। देखिए 1425 ईस्वी में सहसमल, साथियों सहसमल कौन है तो यह भी इस वंश का शासक है। साथियों देखिए 1405 से हम पहुंचे हैं 1425 में। तो साथियों शासक सहसमल ने सिरोही दुर्ग की माफ कीजिए सिरोही राज्य की या फिर सिरोही की स्थापना करी। देखिए साथियों ये तत्काल में क्या था तो तत्काल में आबुर्द प्रदेश था। साथियों कर्नल टाड़ ने इसे शिवपुर नाम दिया, परंतु साथियों जब ये तो साथियों स्थापना से पहले की बातें हो रही है। साथियों अब सिरोही नाम कब मिलेगा इस क्षेत्र को, तो साथियों इस क्षेत्र को नाम मिलता है 1425 ईस्वी में। साथियों 1425 में सहसमल एक जो व्यक्ति आता है शासक आता है इस वंश का, तो वह सिरोही की स्थापना करता है। साथियों स्थापना करने के बाद में इसे अपनी राजधानी बनाता है। तो साथियों सिरोही नाम तत्काल में हमें मिल चुका था। सिरोही की स्थापना कब हुई थी तो 1425 में हुई थी और साथियों यह तत्काल में आबुर्द प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। साथियों अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए 1425 से हम पहुंचे हैं 51 में। साथियों 1451 में लाखा, साथियों एक तरह से लारवा, साथियों लारवा होगा, लाखा नहीं है, लारवा। साथियों लारवा शासक है तो लारवा के द्वारा साथियों लाखेलाव तालाब और कालिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है भाई लाखेलाव तालाब कहाँ पर है तो साथियों लाखेलाव तालाब हमारे सिरोही जिले में स्थित है। साथियों कालिका माता का मंदिर यहाँ का स्थानीय एक तरीके से जो प्रसिद्ध मंदिर है तो उसका निर्माण किसने करवाया तो साथियों निर्माण करवाया था 1451 ईस्वी में लारवा के द्वारा। साथियों देखिए मैंने जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली जानकारियाँ जो कि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में से शेयर कीजिए, साथ ही जो हमारा बेल आइकन का बटन है साथियों इसे भी दबाइए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों अब बात होती है आपको साथियों एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कि भाई लाखेलाव तालाब किस जिले में स्थित है। साथियों अब बात होगी लोहियाना दुर्ग के बारे में। तो साथियों दुर्गों के बारे में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे साथियों दुर्ग बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट तो नहीं है परंतु उनके नाम से संबंधित क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो साथियों यहाँ पर बात होगी 1523 ईस्वी की। देखिए साथियों 51 से हम पहुंचे हैं 23 में, यानी कि 1523 ईस्वी में आखेराज, साथियों आखेराज एक साथियों आखेराज प्रथम इस वंश का शासक है। साथियों उसके द्वारा लोहियाना दुर्ग की स्थापना करी गई थी, यानी कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। साथियों ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है साथियों हमारे सिरोही में स्थित है। साथियों आप कह सकते हैं कि साथियों यह एक दुर्ग है और इसकी स्थापना करवाई गई थी। साथियों किसके द्वारा करवाई गई थी तो आखेराज प्रथम के द्वारा इस वंश की या फिर इस दुर्ग की स्थापना करवाई गई थी। साथियों आगे बात करते हैं। देखिए 1823 में
साथियों अब बात हो रही है 1823 की। तो देखिए साथियों 1823 में शासक आते हैं शिव सिंह। साथियों 1823 में शासक आएगा शिव सिंह। तो शिव सिंह ने साथियों कंपनी से संधि करी थी और साथियों ये कंपनी के साथ संधि करने वाला राजस्थान का अंतिम राज्य भी था। साथियों हमने पहले जानकारी थी कि भाई अंग्रेजों के द्वारा स्थापित साथियों यह एक तरीके से अंतिम रियासत थी। कौन थी? झालावाड़ थी। अब साथियों अब बात कर रहे हैं अंतिम की, अगली अंतिम कौन सी चीज़ बनती है? तो कंपनी से संधि करने वाला राज्य कौन था अंतिम राज्य? तो साथियों हमारा था 1523 में ईस्वी में संधि करने वाला साथियों शिव सिंह का राज्य सिरोही। साथियों देखिए इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों हैं एग्जाम की दृष्टि से साथियों, बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक किया कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर किया कीजिए साथियों, जो कि राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती, राजस्थान रीट भर्ती या फिर साथियों राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम्स की साथियों तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। साथियों आगे बढ़ते हैं और अंतिम चीज़ को साथियों डिस्कस करते हुए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। साथियों अब बात होगी 26 जनवरी 1950 की। तो देखिए साथियों 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण साथियों शुरू हो चुका था तत्काल में, कई समय पहले। तो साथियों एकीकरण का साथियों तत्काल में चलता है 26 जनवरी 1950 को छठा चरण। साथियों छठे चरण में राजस्थान में इसे शामिल कर लिया गया था। साथियों मैंने लिखा है कि भाई 26 जनवरी 1950 को राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में हमारा सिरोही को अपने राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। अब साथियों बात करेंगे इस शाखा के बारे में, जो कि हमें ऊपर लिखना था परंतु हमने यहाँ पर नीचे लिखा है साथियों, तो कुछ चीज़ें छूट जाती है साथियों। तो देखिए यहाँ पर सिरोही शाखा देवड़ा चौहानों की एक तरीके से शाखा हुआ करती थी। साथियों देखिए यहाँ पर जो शाखा थी यानी कि जो राजवंश था, जो चौहानों के साथियों चौहान थे, वो देवड़ा जाति के एक तरीके से चौहान थे। साथियों हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि भाई ये कौन थे, तो ये शाकांबरी से आए हुए थे। साथियों यहाँ पर डिस्कस किया तो ये कोटा के थे और साथियों ये हाड़ा थे, क्योंकि साथियों ये हाड़ौती क्षेत्र में रहने वाले थे। और मैंने जानकारी साथियों दी थी पहले हाड़ौती के बारे में बात करते समय कि भाई हाड़ौती क्षेत्र के जो जितने भी चौहान होंगे साथियों वो हाड़ा चौहान थे। तो साथियों इस प्रकार से हमने चौहानों के बारे में पूरी डिटेल में साथियों डिस्कस किया है। और साथियों इसके अलावा कोई भी चौहान शाखा हमारे राजस्थान में नहीं रही साथियों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। तो साथियों प्लीज़ अपने सभी साथियों में क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इसे शेयर कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाला जो बेल आइकन का बटन है साथियों उसे भी दबाइए, जिससे कि साथियों आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो और उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।